जय हिंद दोस्तों, मैं फिर दोबारा से विजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के हाजिर हूँ। और आज की जो क्लास रहेगी एज ऑन जीके की अगर हम बात करें तो 5 फरवरी से पहले की भाई, ठीक है। तो चलिए, लेकिन आज की बात करें 6 फरवरी की, तो आज एक दुखद घटना हुई है। आप लोगों को पता, सौर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, थोड़ी देर पहले उनका दाह संस्कार किया, ये आप लोगों को पता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यही लेते हैं, लता मंगेशकर जी के ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी सी, और उनसे जुड़ी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लता मंगेशकर का संबंध किससे है, जैसा कि बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। पहला ही क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1, लता मंगेशकर का संबंध किससे है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो लता मंगेशकर जी की अगर हम बात करते हैं तो पार्श्व गायिका रही हैं, और इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड, बहुत सारी चीजें, इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं भाई। गानों की अगर मैं बात करूं, इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड एक बार देखिए, समझेंगे हम। इनका एमपी से, इंदौर से संबंध रहा है, मराठा थी कह सकते हैं आप। साथ ही हम बात करें, पालन पोषण इनका महाराष्ट्र के अंदर हुआ, जन्म इनका इंदौर के अंदर हुआ, एमपी के अंदर। अब हम इनके एक बार जन्म की बात करेंगे। देखिए जन्म कब हुआ इनका भाई, जन्म अगर हम बात करें तो इनका 1929 में, और मृत्यु की अगर हम बात करें तो आज हुई है भाई इनकी मृत्यु। तो ये मृत्यु कब हुई इनकी, तो ये 6 फरवरी 2022 को इनकी क्या हुई भाई, मृत्यु हुई है। जन्म की अगर हम डेट की बात करते हैं तो 28 सितंबर, कब भाई, 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ, इंदौर के अंदर, कह सकते हैं पार्श्व गायिका। इन्होंने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं, अगर मैं यहाँ पुरस्कार बताने लगा तो स्पेशल लता जी के लिए मेरे को कम से कम, इतनी बड़ी हस्ती थी, सौर सम्राज्ञी कह सकते हैं, राष्ट्र की आवाज कह सकते हैं। मैं कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता था, सौर कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता, भारत रत्न भी इनको प्राप्त है। बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर की हैं। तो उनके ऊपर आज उन महान विभूतियों हमारे बीच में नहीं रही। मैं अगर कहूं तो आज एक जो मीठी आवाज, हिंदुस्तान की मीठी आवाज को भगवान ने हमसे छीन लिया है, उन्हीं के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जन्म की बात करें तो 28 सितंबर 1929 को, और मृत्यु की बात करें तो 6 फरवरी 2022 आज के दिन में उनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। काफी दिन से बीमार थी वो, काफी दिन से बीमार थी, और उसके चलते उनका क्या हुआ, निधन हुआ है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही हम एक बार उनके नामों की बात करेंगे तो सौर सम्राज्ञी के नाम से जाना जाता, सौर सम्राज्ञी भी बोला जाता भाई, ठीक है, सम्राज्ञी, ठीक है। साथ ही बात करें राष्ट्र की आवाज के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक, ओके। उसके बाद इनको कोकिला, सवर कोकिला के नाम से भी इनको जाना गया था भाई। और पूरे फैमिली का अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो इनके फादर भी क्या थे, गायक थे, इनके भाई हैं वो भी गायक थे, इनकी बहन आशा जो भोसले हैं वो भी लता मंगेशकर भोसले हैं, जो आशा भोसले हैं ये भी गायिका हैं, ये भी बहुत सुंदर गाती हैं भाई, ठीक है। और साथ ही इनकी बात करें, इनके पुरस्कार और अवार्डों को लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट रही है इनकी। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता इन्होंने, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजित किया इन्होंने। साथ ही हम बात करें बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार भी इन्होंने जीता, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन जो पुरस्कार था वो भी इन्होंने जीता है। अगले पुरस्कार के बाद फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी इन्होंने जीता भाई, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भाई। सारे पुरस्कार मैं नहीं बता पाऊंगा, इनके पुरस्कार, ऐसा कोई पुरस्कार नहीं छोड़ा इन्होंने जो चल रहा हो और जो इनके पास नहीं हो। इंपोर्टेंट की अगर हम बात करें, खाली इंपोर्टेंट ही बता पाऊंगा। देखिए 1969 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया भाई, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण। साथ ही बात करें, लता जी ने 1974 में दुनिया का सबसे अधिक, 1974 में, देखिए दुनिया में क्या भाई, दुनिया में सबसे अधिक क्या गाना गाने का रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने। सबसे अधिक गाने का जो रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड बनाया कहां पर, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ भाई। कहां पर, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, लता जी को समर्पित रहेगा कि उन्होंने अब तक कितने गाने गाए, कितने गाने
गाने गाए। टोटल भाषाओं की बात करूंगा भाई मैं, टोटल भाषाओं की बात करूं तो इन्होंने लगभग 36 या कह सकते 30 से अधिक भाषाओं में इन्होंने गाने गाए थे। 30 से अधिक भाषाओं में इन्होंने गाए। पूरी फैमिली ने गानों को, जैसे आशा भोसले जी हैं, साथ में हम बात करें लता मंगेशकर हैं, साथ में इनके जो भाई थे उन्होंने सबने, भाई बहनों ने सबने गाने को अपनी आजीविका के रूप में अपनाया था। चलिए आगे बात करेंगे भाई, गिनीज बुक में नाम दर्ज की बात होगी इनकी। साथ ही हम बात करते हैं अगले पुरस्कारों की। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया 1989 में। कौन सा दिया गया भाई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही हम बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अगला पुरस्कार इन्हें 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया भाई। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। शॉर्टकट में लिखूंगा भाई मैं, ठीक है, ओके। उसके बाद 1999 में, 1969 में पद्म भूषण। यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, महान विभूति क्वेश्चन पूछ लेगा, देखिए आपको डाउट में गिरेगा। 1969 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। और 1969 के बाद इन्हें 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 2 बार पद्म पुरस्कार मिला भाई इन्हें। पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया तो डाउट नहीं करना, ये कब दिया गया है? 1999 के अंदर इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। साथ ही इन्हें 2000 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन सा पुरस्कार भाई? 2000 में लाइफ टाइम, कौन सा कह सकते हैं आप इसको, लाइफ टाइम, आईफा लाइफ टाइम अचीव अवार्ड में दिया गया भाई। आईफा लाइफ टाइम अचीव अवार्ड, आईफा 1 मिनट में, 2000 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट अंडरलाइन डाल के कर लेंगे भाई इसको, 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से इनको नवाजा गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। 2001 में ही इन्हें नूर जहां, कौन सा भाई? नूर जहां पुरस्कार से नवाजा गया है। नूर जहां पुरस्कार से नवाजा गया है। 2001 के अंदर इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। भाई जितना इनके बारे में शब्द मेरे पास नहीं है, जितनी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने यहां पर, इतनी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने यहां पर करी, जितनी बड़ी अचीवमेंट इनकी है इतनी शायद ही किसी की हो इस फील्ड में भाई, ठीक है। ऐसा कोई दिन किसी, मतलब कोई भी चैनल, कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी रेडियो स्टेशन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई दिन हो जिस दिन उसके ऊपर लता मंगेशकर जी का गाया हुआ गाना ना बजे। विशेष तौर पे अगर हम इनके जीवन की बात करें तो इन्हें क्रिकेट से भी बहुत प्रेम था। इन्होंने क्रिकेटरों के लिए भी बहुत गाया है भाई, और ऐसा कोई फील्ड नहीं छोड़ा इन्होंने वो भी था ऐ मेरे वतन के लोगों, इस टाइप के जो देशभक्ति सॉन्ग में इन्होंने देश के अंदर देशभक्ति का जुनून भी अपने गानों के द्वारा इन्होंने, अपने स्वर के द्वारा इन्होंने दिया है। तो एक महान विभूति जिनका जन्म आपका सितंबर 1929, 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। हम बात करें इंदौर के इनके जन्म हुआ है। जन्म की अगर हम बात करते थे एमपी के अंदर, बात पालन पोषण इनका महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। मृत्यु 6 फरवरी आज के दिन 2022 को इनकी मृत्यु हुई है। और ये पार्श्व गायिका रही है। इन्होंने हर प्रकार के संगीत 36 के लगभग 36 भाषाओं में आसपास इन्होंने गाने गाए। गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा गाना गाने का। साथ ही पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, भारत रत्न पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। ऐसी महान विभूति के लिए भाई सलाम बनता है। और सवर कोकिला जिन्होंने देश की आजादी के दौरान भी इन्होंने अपने जो सवर से, अपनी जो आवाज से, इन्होंने अपने गानों से जोश भरा, सेना में भी जोश भरा इन्होंने। इनके लिए भाई मैं ये कहूं कि भगवान ने इनको जल्दी ले लिया हमारे बीच से। आज भी 90 वर्ष की आयु में अगर मैं बात करूं, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। आज भी ये 92 वर्ष की आयु की आवाज 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को थिरकने पर मजबूर करती थी। इतना दम था इस आवाज के अंदर भाई। चलिए वो आज हमारे बीच में नहीं है भाई। उनको दिल से, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो दोबारा वापस किसी न किसी रूप में भारत में हमारे पास आएंगे। चलिए हम इसको एक बार हम इसको रफ कर रहे हैं भाई, ठीक है। जिसने अगर नोट किया, नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इनके ऊपर एक अलग से 5-10 मिनट का एक क्वेश्चन अलग से रहेगा भाई, तो हम आप लोगों को बीच में दे देंगे, ठीक है। चलिए ये थी हमारी महान विभूति भाई
पूरा परिवार संगीत को समर्पित है, भाई बहन पिता। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में, आज थोड़ी सी क्लास लेट है किसी कारण से। ठीक है भाई, आप लोग थोड़ा सा क्लास को और बढ़ाएं भाई, ठीक है, क्लास को बिना स्किप करे देखें। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में भी, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस स्टेट के द्वारा लागू की गई है? अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है वन नेशन वन कार्ड योजना, वन नेशन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आज का, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसके द्वारा लागू की गई? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसके द्वारा लागू की गई? किसके द्वारा लागू की गई है? लागू की गई है। देखिए यहां पर क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है आपका भी, कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। पहले तो इस योजना को समझेंगे। देखिए पूरे देश के अंदर एक ही राशन कार्ड होगा अब तक, और एक ही राशन कार्ड चलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंदर चले जाएं, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंदर चले जाएं, एक ही राशन कार्ड रहेगा आपका। और आप अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आप किसी भी स्टेट में सरकारी दुकान से राशन ले सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट यहां पर होने वाले हैं। अब तक क्या, सबसे पहले तो वो लोग जागेंगे जो दो दो जगह पर राशन लेते थे। राशन के दोहरेपन, जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास ना पहुंच करके किसी को तो एक बार भी नहीं मिल रहा था, और कोई लोग दो जगह राशन लेते थे, यानी कि दो जगह राशन कार्ड आप बनवा लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आज यहां पर है आकोदा के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर है, उसके बाद वो चला गया यूपी के अंदर, तो उसने महेंद्रगढ़ का भी राशन कार्ड बनवा रखा, और उसके बाद किसका, यूपी के अंदर गया तो वहां पर भी उसने राशन कार्ड बनवा दिया। वो यहां पर भी राशन ले रहा है और वहां पर भी राशन ले। एक तो ये चीज रुकेगी, भ्रष्टाचार कम होगा इस वन राशन। दूसरा ये बार बार राशन कार्ड बनवाने से हमारे को निजात मिलेगी, ठीक है। तीसरा ये बायोमेट्रिक से संबंधित रहेगा, तो और भी भ्रष्टाचार के ऊपर क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज होगी और भ्रष्टाचार क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, समाप्त रहेगा। तो यहां पर क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है अभी हाल ही में? तो हम बात करेंगे किसने करी गई है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसका अगर हम आंसर लेते हैं तो सीधी सी बात करें, छत्तीसगढ़ ने इस योजना को, छत्तीसगढ़ में लागू की गई। कहां पर? छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू किया गया, लागू की गई है। सीधी सी हम बात करें, लागू की गई। कब की गई है तो ये आप लोगों को पता लग गया। छत्तीसगढ़ में इस योजना को क्या किया गया है, लागू किया गया है। अब बात करें, ये 35 राज्यों के अंदर आप कह सकते हो सारे केंद्र शासित, मतलब राज्य प्लस केंद्र शासित राज्यों प्लस जो केंद्र शासित या यूटी कहेंगे, यूटीओ के अंदर सबके अंदर ये लागू होगी भाई, लागू होगी। और इससे क्या होगा, आपको जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करेगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, आधार नंबर को राशन कार्ड से क्या होगा भाई, जो आपका आधार नंबर है, आधार नंबर को किससे जोड़ दिया जाएगा, राशन कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। और अब आप कहीं भी इस एक राशन से पूरे देश के अंदर कहीं पर भी आप ले सकते हैं राशन, भाई भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसमें पोर्टल अभी आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल, यह योजना किसके तहत लागू होगी? देखिए
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, एमजीटी लिख रहा हूं भाई मैं खाली, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, SYS सिस्टम पोर्टल के तहत ये योजना आपकी लागू होगी। किसके तहत होगी आपकी ये योजना लागू? किसके तहत होगी? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल के तहत इस योजना को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। यानी कि इसे कहेंगे IMPDS के तहत इस योजना को क्या किया जाएगा? पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा। पोर्टल में तकनीकी मंच प्रदान होगा और यह पोर्टल का मुख्य काम क्या होगा? खाद्य पदार्थों का वितरण करना। सरकारी दुकान पर आप कहीं भी ले सकते हैं। बहुत शानदार है भाई आपका वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना आप लोगों की। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला। अभी चर्चा मेरा छत्तीसगढ़ में इसको लागू कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में इसको लागू कर दिया है, ठीक है। राज्य प्लस यूटी के अंदर ये चलने वाली है। आधार नंबर आपका इसके साथ राशन कार्ड के साथ क्या कर दिया जाएगा? लिंक कर दिया जाएगा। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल के तहत IMPDS के साथ PDS के साथ ये क्या करने वाली है? काम करने वाली है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बेहतरीन योजना है। इससे क्या होगा भाई? इसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को मुक्त करना, भ्रष्टाचार को कम करना, कह सकते हो मुक्त तो बहुत मुश्किल भाई, को कम करना रहेगा। साथ ही बार बार राशन कार्ड बनवाने से, बार बार स्थान बदलने पर बार बार राशन कार्ड बनवाने की, जो राशन कार्ड बनवाया जाएगा उससे क्या होगा? निजात मिलेगी, यानी कि बंद हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार राशन कार्ड बनवाइए, आधार से लिंक करिए और हरियाणी भाषा में बोलते हैं काचे काटिए, है ना, ठीक है। अंगूठा लगे, राशन लिए, कहीं भी किसी भी दुकान पर किसी भी लैंग्वेज में आप अपना राशन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके तहत एक बहुत शानदार ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अगला भाई अभी हाल ही में एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है भाई। इसको नीट के खिलाफ किसने बिल पास किया? अभी हाल ही में नीट के खिलाफ बिल पास किया गया, किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 3 आज का, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नीट के खिलाफ NEET, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट के खिलाफ बिल पास किया। कहां पर भाई? नीट के खिलाफ बिल पास हुआ है। कहां पर भाई बिल पास हुआ? कहां पर भाई? कहां पर? ये चर्चा में क्यों है? किस राज्य ने इसको पास किया? पूरी राम कहानी को बता दूंगा 1 मिनट के अंदर। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, नीट के खिलाफ बिल लाया गया। अब यहां पर ये किस राज्य? पहले इसका आंसर ले लो, तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने इसके खिलाफ बिल पास किया। हालांकि राज्यपाल ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन होते हैं, आप लोगों को पता है, जो ये आपका एंट्रेंस टेस्ट है, अब मेडिकल से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि बच्चा इसको क्लियर करके, नीट को क्लियर करके वो MBBS के लिए तैयार, MBBS का कोर्स करता है या क्लासेज या MBBS कॉलेज में एडमिशन लेता है। अब तमिलनाडु सरकार का क्या कहना है कि भाई ये केवल पैसे वालों के लिए है। नीट क्या है? केवल पैसे वालों के लिए। बोला भाई कैसे पैसे वालों के लिए? देखो, बोला नीट के लिए क्या है कि आपको लंबी कोचिंग की जरूरत पड़ती है। इसने क्या कहा भाई कोचिंग की जरूरत पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ेगी। और कोचिंग कौन लेगा? जिसके पास पैसा है भाई, पैसे वाले लोग ही कोचिंग लेंगे। इसमें क्या रहेगा? ग्रामीण जो क्षेत्र है, क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? पिछड़ जाएंगे भाई। ये किसका बोलना है? ये बोलना सरकार का कि हम नीट नहीं लेंगे, हम नीट का टेस्ट नहीं देंगे और हम MBBS कराएंगे, ठीक है। ओके, अब और साथ ही इन्होंने क्या कहना भी, अगर नीट वाले क्या करते हैं, ये वो लोग हैं जो पैसे वाले, जो विदेश में भी जाकर के नीट की तैयारी, नीट को करते हैं, विदेश में जाकर के भी अपना जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वहां से कर लेते हैं। तो इस बात को लेकर के इन्होंने बोला कि हम नीट नहीं देंगे और हम जो MBBS सीट के लिए मेडिकल निकाय के अंदर अगर स्टूडेंट को एडमिशन देंगे, किसमें भाई? मेडिकल के लिए जो मेडिकल का जो स्टूडेंट होगा उसमें जो एडमिशन देंगे हम किस बेस पर देंगे? +2 बेस पर देंगे। +2 जो 12th बेस परसेंटेज किस पर भाई? प्रतिशत पर है। प्रतिशत +2 में कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, इस बेस पर हम नीट के अंदर क्या देंगे?
आपको पता है क्या देंगे, एडमिशन देंगे। साथ ही मैं बता दूं, देखिए सबसे ज्यादा जो कोटा है, कोटा वाला जो आपको पता है कि कोटा 50, आपको पता है कोटा आपका 49 से ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपका कोटा सबसे ज्यादा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के अंदर जो आरक्षण है वो कितने प्रतिशत है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर बात करी किसकी, नीट के लिए बिल यहाँ पर दिया गया है, और नीट के बिल क्या दिया गया भाई, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन राज्यपाल ने क्या बोला भाई, ये राज्यपाल ने ये बात कही है, राज्यपाल जो साहब है यहाँ पर, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। राज्यपाल साहब ने क्वेश्चन दिया है कि भाई इसमें जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, जहां आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टूडेंट हैं उनके पास परसेंटेज नहीं होती है और वो पिछड़ जाएंगे। यानी कि अगर आप परसेंटेज के बेस के ऊपर क्या करेंगे, परसेंटेज बेस के ऊपर अगर आप एडमिशन लेते हैं, परसेंटेज बेस के ऊपर आप अगर मेडिकल सीट के ऊपर एडमिशन देते हैं, तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी परसेंटेज होगी नहीं बजाय एज कंपेयर शहरों के। और इस बात को लेकर के इसको क्या कर दिया भाई, इन्होंने रद्द करने की बात करी है, यानी कि नीट रद्द करने से गरीब छात्रों का शोषण होगा। ये किसके अनुसार भाई। और साथ ही हम बात करें, देखिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, कौन सा एक मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल जो कॉलेज की अगर हम बात करें, मेडिकल कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तमिलनाडु में नीट रद्द करने से गरीब छात्रों का, नीट को अगर रद्द करते हैं तो ये क्या होगा, गरीब छात्रों का क्या होगा भाई, शोषण होगा। ये भी बात यहां पर कही गई है भाई। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को विधेयक लौटा दिया, वापस कर दिया। ये विधेयक इन्होंने पास कर दिया था, इस विधेयक को इन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये भी शानदार क्वेश्चन है, पूछ लेगा आप लोगों से कि 2022 में किस सरकार ने इसके खिलाफ, नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। ये भी आप लोगों को पता होना निहायत ही जरूर है। ओके भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, अभी बहुत शानदार क्वेश्चन है। सॉरी भाई, यहाँ पे कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखिए अभी हाल ही में बीजिंग, मैं बात करूं शीतकालीन ओलंपिक हो रहे हैं आपके। देखिए क्वेश्चन को समझना भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक हो रहे हैं आपके, कहां पर हो रहे हैं, बीजिंग के अंदर हो रहे हैं। पहले शीतकालीन ओलंपिक का भारत ने क्या किया था, समर्थन किया था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ओलंपिक होना चाहिए। लेकिन चीन, जो कमीना चीन है, जिसको मैं बार बार दो देशों को मैं कमीना ही बोलता हूं, इतने सारे देश हैं, 200 से ऊपर प्लस देश है, मैं किसी देश को कमीना नहीं बोलता, क्योंकि आपको पता है एक सैनिक होने के कारण मुझे इनकी कार्रवाइयों का पता है, हमने इनको फेस किया भाई। ठीक है, ओके। देखिए इन्होंने, हम यहाँ पर बात करें जो शीतकालीन ओलंपिक कहां पर हो रहे हैं, सीधा सा इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ले सकते हैं, शीतकालीन जो ओलंपिक है वो आपके कहां पर हो रहे हैं, और ये चर्चा में क्यों है भाई, भारत में चर्चा में क्यों है, भारत में चर्चा में क्यों है भाई। ठीक है, इसकी बात करेंगे। देखिए शीतकालीन जो ओलंपिक है ये आपको पता है चीन के अंदर हो रहे हैं, कमीने चीन के अंदर हो रहे हैं, बीजिंग के अंदर हो रहे हैं। अभी इसका क्या है भाई, इसका समानन क्या हो रहा है, इसका स्टार्टअप जो हो रहा है इसका, उसमें एक समारोह हो रहा है। उस समारोह में चीन ने क्या किया है, चीन ने उस समारोह में जो गलवान घाटी 2020 के अंदर, आपको पता हो गलवान घाटी जो 2020 के स्नैपर्ड एक ऑपरेशन चला था, स्नैपर्ड करके एक ऑपरेशन चला था इंडियन आर्मी का। उसके अंदर क्या किया गया था, जो वहां पर वो एक पुल बना रहे थे, और उस पुल को कौन, भारत के लोग पुल बना रहे थे, भारत के सैनिक, जिसके अंदर हमारे कर्नल साहब भी शामिल थे जो बाद में शहीद हुए। तो हमारे जो सैनिक थे उस ऑपरेशन में पुल बना रहे थे, रात को आकर के चीनी सैनिक उस पुल को तोड़ रहे थे, और उसमें भी एक कर्नल था। वो कर्नल उस युद्ध में, उस लड़ाई में जो धक्का मुक्की हुई थी, उस समय वो घायल हुआ, लेकिन वो जिंदा रह गया, वो कमीना जिंदा रह गया। और आज चीन उसको सम्मान देने के लिए, जो उसका जो सम्मान समारोह है, उसको एक सम्मान देने के लिए उसे चीन के अंदर एक हीरो के तौर पे प्रदर्शित कर रहा है, उसे मसाल वाहक बना रहा है। इससे पहले बात हुई थी कि किसी प्लेयर को मसाल वाहक बनाया, मसाल लेकर के चलेगा, यानी कि जो आपका सम्मान समारोह की बात करें, जैसे जो अपना स्टार्टअप के लिए जो समारोह हो रहा है, उसमें क्या करेगा, वो मसाल लेकर के चलेगा। और कहें सीधी सी बात है, लेकिन बड़े हाई लेवल की बात है, चीन इसको राजनीतिकरण कर रहा है, खेल को भी नहीं बख्श रहा है, खेल में भी वो राजनीतिकरण कर रहा है। उसको, कर्नल को, जो घायल हुआ था गलवान घाटी में, भारतीय सैनिकों से जूते खाए थे जिसने, उसको कर रहा है। और वो बात भारत को कहीं ना कहीं चुभ रही है, और इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, राजनीतिक बहिष्कार कर दिया उसका, कि हम हमारे राजदूत को उस समारोह में, जो स्टार्टिंग समारोह है उस समारोह में, और जो समापन समारोह रहेगा उसमें हमें नहीं भेजेंगे।
ठीक है, हमारी तरफ से एक एथलीट शामिल हो जाएगा, बात खत्म। इसलिए ये चर्चा में बना है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चीन की बात मैं यहां पर देखे करूंगा। देखिए विदेश मंत्रालय ने अभी इस बात को बोला। अभी विदेश मंत्री कौन है, किसने बोला भाई? आपका विदेश मंत्रालय ने, मंत्रालय द्वारा यह बात कही गई है। विदेश मंत्रालय ने क्या बात की? बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार किया है। शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह का दूरदर्शन पर प्रसारण नहीं करेगा। उद्घाटन का किसका भाई? शीतकालीन ओलंपिक का। शीतकालीन जो ओलंपिक है आपका, ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह रहेगा, उद्घाटन समारोह रहेगा, उसका दूरदर्शन क्या करेगा? दूरदर्शन प्रसारण नहीं करेगा। कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है भाई। कारण क्यों नहीं करेगा ये आप लोगों को पता। ना ही हमारा कोई दूत वहां जाएगा, ठीक है, ना ही हमारा कोई दूत वहां पर जाने वाला है। ओके, कारण क्या है? सेना के जो फेबाओ को मसाल भाग के रूप में चुना है। कर्नल है वहां का, जो कर्नल है फेबाओ, नाम क्या उसका? फेबाओ भाई, क्या नाम उसका? फेबाओ को मसाल वाहक के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। मशाल क्या बना रहा है वो? वहां पर मसाल लेकर के चलेगा। और फेबाओ 2020 में जो गलवान घाटी में जो हमारे साथ झड़प हुई थी, उस झड़प में शामिल था। उस भाई साहब को 2 साल तो चीन को तब लगे। हाँ, हमने जूते खाए हैं भारतीय सेना से। देखो कितने अचंभे की बात है। सैनिक मारे गए, लेकिन वो मुकर गया कि नहीं, मेरे सैनिक नहीं मारे गए। अब हाँ कर रहा। अब किस लिए भाई उसको सामने लेकर के आ रहा है? ना वो प्लेयर है, ना कोई लेना है, ना कोई देना। अब उसको मसाल वाहक क्यों बना रहा है? बात समझ गए? झड़प हुई है, मारे हैं हमारे सैनिकों ने, अच्छी पिटे उनको, अच्छा मारा है। चलो, हमारे जो मातृभूमि पर जो नौछावर हुए हैं उनको मैं सलाम करता हूं। जो सैनिक है जब ड्रेस पहनता है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा रहता है, उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये ड्रेस जो यूनिफॉर्म होती है, जो सैनिक की यूनिफॉर्म होती है, देखिए मैं बात करूं इस बात की कि कोई भी सैनिक देश का, इस हिंदुस्तान का, इस मातृभूमि का कोई भी व्यक्ति अगर उस यूनिफॉर्म को पहनता तो उस यूनिफॉर्म के अंदर इतनी ताकत दे रखी है भगवान ने कि उसके अंदर ये आ जाती कि मैं कुछ भी कर सकता हूं इस देश के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं सलाम करता हूं ऐसे सैनिकों को जिन्होंने अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आज भगवान के पास पहुंच गए हैं। और आज वो बात निकल करके आ रही कमीना जो चीन है आज खेल के अंदर भी इसको शामिल कर रहा है और हमने इसका बहिष्कार किया, इसलिए चर्चा में है। फवाओ के कारण, फवाओ को मसाल वाहक बनाने के कारण भारत ने इसका क्या कर दिया? राजदूत भी नहीं जाएंगे, ना ही हम इसका प्रसारण देखेंगे, भाग लेंगे हम, हमारा एक एथलीट चला जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें राजनीतिकरण ये कर रहा है जो चीन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एलएसी के ऊपर बात हुई थी भी, ठीक है। चीनी सैनिक कब आए थे? 6 जून 2020 को, ध्यान हो आप लोगों को, 6 जून 2020 को ये झड़प हुई थी। और ऑपरेशन स्नैप मैं बताता हूं आपको उसका नाम पूरा। जो हमारा एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन का नेतृत्व ऑपरेशन था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड था। ऑपरेशन का अगर नाम बात करें, देखिए यहां पर लिख रहा हूं स्नो लेपर्ड। लेपर्ड आपसे सीधा पूछेगा ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड कहां पर चला था? तो ये गलवान घाटी में चला था। एलएसी पर अभियान था, भी पुल बनाया गया था। इसमें हमारे कर्नल विक्रम मल्ला संतोष बाबू शामिल थे। कर्नल बीएस बाबू इसके अंदर क्या थे? शामिल थे। स्नो लेपर्ड अभियान था, ये भारतीय सेना का अभियान था। सम्मान करता हूं मैं उन लोगों का जिन्होंने इस अभियान के अंदर शामिल लिया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और वहां झील भी, गलवान घाटी के ऊपर भी एक, साथ ही एक झील के ऊपर भी यहाँ पर ये बार बार बकवासबाजी कर रहा है। इसका इलाज करना ही पड़ेगा और हो जाएगा। बहुत से नजर है हमारे पीएम साहब की, राष्ट्रपति साहब की, हमारे जो सीडीएस साहब है, सीडीएस साहब की, सबकी नजर है इस चीज के ऊपर और बहुत शानदार जवाब देते हैं। मैं गर्व करता हूं इस बात को लेकर के देश के ऊपर। चलिए मैं एक बार बात करूं, देखिए वापस एक बार, ये चर्चा में क्यों है शीतकालीन ओलंपिक? चर्चा में भाई इसलिए है कि जो कमीना चीन है वो फवाओ को मसाल वाहक बना रहा है उद्घाटन समारोह में, और हमने इसका क्या बहिष्कार। हालांकि हमने बीजिंग के अंदर, हमने हमारे जो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हमने इसको बोल दिया था कि ठीक है तो हम तेरा समर्थन करते हैं, तो ओलंपिक का हमें समर्थन है, बट इसने यहाँ राजनीतिकरण किया तो अब हम उसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। समर्थन हमने अपना वापस ले लिया। वहां पर हम ना हमारे राजदूत को भेजेंगे, ना ही इसका प्रसारण हम टीवी के ऊपर करेंगे उद्घाटन समारोह का, ठीक है। और ना ही जो फिनिशिंग समारोह रहेगा हमारा, तो समापन समारोह में भी हमें नहीं जाएंगे, क्योंकि मसाल वाहक किसको बनाए? ये अपने देश में हीरो बना, तो हमारे भी हीरो जिंदा है हमारे दिल के अंदर भाई, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं एंड देन उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का ये। वन नेशन वन राशन कार्ड की भी बात हुई है यहाँ पर, नीट का किसने किया ये भी बात हुई है,
ठीक है, मेडिकल को लेकर के भी बात हुई है, साथ ही चीन की जो भावनाएं हैं उसके ऊपर भी मैंने हल्की सी बात करी है। थोड़ा सा फास्ट हूँ भाई, स्लो कर लेना अपनी स्पीड और देख लेना, समझ में आ जाएंगे सारी की सारी चीजें में। समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत सी चीजें बहुत हैं बताने को, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट मैंने कल परसों भी करी थी, थोड़ा सा असर मुझे लग रहा है कि हुआ है, थोड़ा सा क्लास का लेवल बढ़वा दो भाई, ताकि मैं भी चार्ज रहूं। देखिए मैं इस समय आकर के आपके सामने, अब इस समय लाइट जल रही है तो पता अंधेरा हो रखा है, आपको पता है, खास करके जो मेरे लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि मैं कहाँ से क्लासें बना रहा हूँ, ठीक। तो जब मैं कंटिन्यूटी रख रहा हूं तो आप पढ़ने में कंटिन्यूटी क्यों नहीं, और आप क्लास को शेयर करने में कंजूसी क्यों भाई? फीस थोड़ी मांग रहा हूं यार, हाँ भाई। हाँ, मुझे ये लगता है कि तुम शायद मेरे से फीस के चक्कर में हो कि सर हमें फीस दो तब हम क्लास को शेयर करेंगे। वाह मेरे शेरो, बहुत ऊपर तक जाओगे भाई, बड़ा तगड़ा माइंड लगा रहे हो आप लोग, है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन भी अभी हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है, तो किसके द्वारा शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया, उसको उद्देश्य क्या है? आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपका, तो शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हुआ है, पार्क का उद्घाटन किया गया, उद्घाटन इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध कहां से है भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी आपका 2022 के अंदर आने वाला क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हारे को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बीच में घूमेगा। देखिए शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क की अगर मैं बात करूं तो एक स्टेट है, कौन सा स्टेट आप लोग समझ गए होंगे, अभी हाल ही में पहली मालगाड़ी पहुंची है, कहां पर पहुंची है? वही स्टेट इसको क्या कर रहा है, अपने स्टेट के युवाओं को बाहर जाने से रोकने के लिए, मैं कहूं उद्देश्य की बात करें, देखिए उद्देश्य लेके इसका सीधा सा क्या है, रोजगार पैदा करना भाई, रोजगार पैदा करना, ठीक है। साथ ही हम बात करें इसके अंदर और क्या कह सकते हैं हम, युवाओं को, जो युवक हैं, युवकों को स्टेट से बाहर, स्टेट से क्या बाहर जाने से रोकना भाई, बाहर जाने से रोकने के लिए भाई, क्या रोकने के लिए कि लोग बाहर ना जाएं, उन्हें रोजगार। देखिए वही बात है, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से, यदि हमें रोजगार हरियाणा के अंदर मिलेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेगा, तो हम बाहर कमाने के लिए क्यों जाएंगे भाई, हम स्टेट से बाहर क्यों जाएंगे? तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी स्टेज के ऊपर यहां पर ये पार्क, एक टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। यहां पर जो शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन इसलिए किया गया ताकि युवाओं को यहां पर रोका जा सके, उन्हें वो सब सुख सुविधाएं यहां पर प्रदान की जाए जो कि उन्हें बाहर दिख रही है, तो बंदे रुकेंगे, ठीक है, तो रुकेंगे। तो इसका उद्घाटन क्या, पहले इसके ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं। किसने? मेघालय में, कहां पर भाई? मेघालय में भाई, मेघालय में कहां पर भाई? मेघालय के अंदर हम बात करें, और किसने किया है इसको? मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इसका उद्घाटन किया है। किसने किया? सीएम साहब ने मेघालय के, कौन है भैया आपकी? कोनराड संगमा साहब, कोनराड संगमा साहब ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। उद्घाटन अगर पूछे, उद्घाटन उद्देश्य मैंने आप लोगों को टोटली यहां पर बता ही दिया है। तो रोजगार के अवसर यहां पर क्या करेगा, ये पैदा करेगा, ठीक है। और 70% आबादी, मेघालय की जो 70% जो आबादी है वो क्या है, 35 साल से कम की है, 35 वर्ष से 70% आबादी 35 वर्ष से कम की है, यानी कि लोग काम ढूंढेंगे नहीं, लोग क्या करेंगे, काम ढूंढेंगे, काम वहां पर नहीं मिला तो वो उसको छोड़ देंगे। अभी हाल ही में एक दुख भरी खबर भी है, उसको आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले एक चर्चा का विषय था, 4-5 दिन पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि हरियाणा के अंदर 75% नौकरी, 30,000 रुपए तक की नौकरी सिविल सेक्टर के अंदर, सिविल सेक्टर में 30,000 तक की नौकरियों का 75% आरक्षण का बिल पास कर दिया था हरियाणा के अंदर। लेकिन अब उसके ऊपर किसने, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। विपक्ष ये बात कर रहा है कि इन्होंने ढंग से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया। एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। क्या मैटर है, आप समझ रहे हैं, युवा है देश के, आप बहुत बेहतरीन और समझदार हैं, देश का भविष्य आपके हाथ में है। मैंने तो उसी दिन आप लोगों को एक बात बोल दी थी, जिस दिन ये बिल पास हुआ था, जिस दिन लोग जोर जोर से हंस रहे थे कि हाँ हमारा बिल पास हो गया, हमें 75% जो लोग हैं वो नौकरी मिलेगी उनको। बड़ा टेढ़ा है भाई, ये इतना आसान काम नहीं है, इसके ऊपर रोक लग चुकी है। क्यों रोक लगी है, और कहीं ना कहीं ये नुकसान दे भी थी,
वैसे भी ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा कहां पर क्वेश्चन बनता है समझ जाना, जहां मैं बोलना चाह रहा हूं ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा कौन से नंबर पर है। वैसे मेरे से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं फाइनल बोल रहा हूं, बट आप समझ जाना इसका बात, इसका मतलब समझ जाना कि ये क्या था और इस पर रोक क्यों लगी, आपको भी पता है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता है, मैं सिर्फ अपना सेशन आ रहा है अभी फरवरी मार्च के अंदर, सेशन कौन सा आ रहा है, हमारे किसान भाइयों का सेशन आ रहा है, कौन सा सेशन आ रहा है, लावणियों का सेशन आ रहा है भाई। और इस लावणी के सेशन में हम आमतौर पर क्या करते हैं, बंदे ढूंढते हैं। आप समझना मेरी इस बात को, आमतौर पे हम बंदे ढूंढते हैं। अगर यहाँ हरियाणा के बंदे को हम बोलते हैं चल भाई तू लावणी करवा दे, तो 500 रुपए लेगा, 2 बीड़ी के बंडल लेगा, एक टाइम की रोटी लेगा, एहसान करेगा, शाम को तेरी लावणी करवा दी है। ध्यान रखना इस बात का, जिंदगी भर एहसान रहेगा उसका, जिंदगी भर ना सही तो लेकिन इस सेशन में तो एहसान रहेगा। और यही इस चीज पर, यहीं अगर हम जस्ट उल्टा लें, यदि कोई बाहर का वर्कर है, बाहर का वर्कर 300 रुपए में भी यहाँ काम कर जाएगा और हमारा एहसान मानेगा कि मेरे को काम दिया, मेरा काम चल गया घर का, मेरा पेट बढ़ गया। अब मुझे ये बताओ कि जो इन्वेस्टर आएगा वो क्यों सहन करेगा इस बात को। तो अपने आप ही ऑटो सिस्टम से ईज ऑफ डूइंग में कहां जा रहे हैं आप देख लेना भाई, ठीक है। ज्यादा मैं ये मंच है नहीं इस टाइप का, मैं बात करूंगा नहीं, ठीक है। तो 70% जो आबादी आईटी सेक्टर में अपनी अपार संभावनाएं हैं, आईटी सेक्टर से इसको जोड़ेगा, ये भी आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, और साथ ही हमने यहाँ पर बात करी है, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार एक भारत की जरूरत थी 50% कर्मचारी रीसाइक्लिंग की आवश्यकता होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, किसके अनुसार भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार क्या है भाई, दुनिया में 50% कर्मचारी, दुनिया में 50% कर्मचारियों को क्या होगा, रीस्किलिंग की आवश्यकता है। किसकी रीस्किलिंग की आवश्यकता, रीसाइक्लिंग की आवश्यकता क्यों है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। रीसाइक्लिंग की आवश्यकता भाई इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें जो चेंजमेंट है वो हो रहा है, और दुनिया के साथ चलना, दुनिया के साथ अपने आप को चेंज करना, रीसाइक्लिंग मतलब दोबारा से उसको सीखने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर ये पार्क है किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो हम बात करें सीनोम टेक्नोलॉजी पार्क रोजगार पैदा करेगा, युवकों को वहीं पर रोकेगा जो कि वहां से जा रहे हैं, उन्हें रोकने मेघालय के अंदर, यहाँ पर सीएम आपके कनराड संगमा साहब है, इन्होंने यहाँ पर ये इसका उद्घाटन किया। 35 वर्ष से 70% आबादी मेघालय की जो 35 वर्ष से ऊपर है, यहाँ पर आईटी पार्क होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी आप लोगों को पता है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बता चुका हूं, इसलिए आपको पता भी है भाई, ठीक है। और अभी हाल ही में हमने बात करी थी यहाँ पर कि किस स्टेट के अंदर आप समझ रहे हैं, किस स्टेट के अंदर भारत की पहली मालगाड़ी पहुंची थी, कहां पहुंची थी नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं पिछली क्लास में, कौन से कितनी सुरंगों से गुजर के, 40 सुरंगों से गुजर करके, और आपके कितने पुल, 135 पुलों से गुजर करके, देश का विश्व का सबसे ऊंचा पुल भी उसी लाइन के ऊपर है। कहां से कहां तक थी, इंफाल से लेकर के कहां, कौन सा, क्या सारा कुछ था पिछली क्लास में, देखिए जाइए पिछली क्लास में पता लग जाएगा सारी चीजों का आप लोगों को, ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी जो हमारी जो बहनें हैं, जिन्हें आप लोग डांट मार के धमका करके घर में बैठा देते हैं, अब सफाई कमीशन दिया जाएगा। किसमें भाई, बहुत खुशी की बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में कि महिलाओं को फाइटर विमान उड़ाने के लिए क्या दिया जाएगा, परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, पीसी दिया जाएगा, परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। अब तक क्या थी, हमारी बहनें उड़ा रही हैं, राफेल उड़ा रही हैं, MiG-21 उड़ा रही हैं, मिग उड़ा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उन्हें स्थायी तो प्रदान नहीं किया गया था। अब निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, महिलाओं को सफाई कमीशन देने की बात कही है। और इसी कड़ी में 2021 के अंदर आपका जो मिलिट्री कोर है, मिलिट्री पुलिस जो आपकी, उसमें एक दस्ता शामिल किया जा चुका। अब तक सेना के अंदर कितनी महिलाएं जो मेडिकल कोर के अलावा है उनकी बात हो रही, 9000 से ज्यादा महिलाएं हैं यहाँ पर परमानेंट कमीशन और टेम्परेरी कमीशन की बात ये होती कि भाई मेरे ख्याल में भी शायद 7 या 8 वर्ष सेवा देकर के उन्हें क्या कर दिया जाता है, सेना से बाहर कर दिया जाता है, उन्हें बाहर आना होता है। ऐसा शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर अब उन्हें परमानेंट कमीशन, यानी कि अब वो जब तक वो अब बेसिक भाषा में बात करूं तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकती है भाई। अब वो क्या करेंगी, अगर परमानेंट कमीशन है तो अब वो जनरल भी बनेंगी सेना के अंदर, और फाइटर विमान भी उड़ाएंगी। दुश्मन कमीने पाकिस्तान, चीन और इधर उधर के जो दुश्मन, उनके दांत भी इकट्ठे करेंगी। जब घर में तुम्हारे दांत इकट्ठे कर सकते तो वो देश के बाहर क्यों नहीं करेंगी। और इनकी मार बहुत भाई काफी दिन तक इनकी मार सहती है ना, काफी दिन तक इनकी मार क्या करती है, दिक्कत देती है। सीधा सा क्वेश्चन भाई, भारतीय वायुसेना में स्थायी तौर पर शामिल किया जाएगा, भारतीय वायुसेना में IAF, इंडियन एयरफोर्स, पहले नाम क्या है इसका, रॉयल एयरफोर्स नाम से जाना जाता था इसको, और आज रॉयल वर्ड हटा दिया गया, आज इसको इंडियन एयरफोर्स, और गर्व से को टच द स्काई विद ग्लोरी,
टच द स्काई विद ग्लोरी। एयरफोर्स के अंदर क्या होगा भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, एयरफोर्स के अंदर महिला पायलटों को, महिला जो पायलट हैं, पायलटों को, महिला पायलटों को स्थायी तौर पर कब शामिल किया जाएगा, स्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां अब उड़ाएंगी निश्चिंत होकर के, अब दुश्मन के दांत खट्टे करेंगी। और ये कमीशन की अगर हम बात करें तो 2022 के अंदर बात करी है, इसके अंदर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जो हैं वित्त मंत्री हैं, आपको पता है बजट 2022 के अंदर इन्होंने इस बात को बोला है, ठीक है। इन्हें 1 फरवरी को राजनाथ सिंह ने महिलाओं को लड़ाकू पायलट योजना को बदलने की सरकार के फैसले की घोषणा किया। अब घोषणा की अगर हम बात करें तो बजट स्तर, सॉरी मैं बोल गया, निर्मला सीतारमण ने तो बजट पेश किया था, बजट स्तर के दौरान घोषणा किसने करी है, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनके नाम को बोलने के लिए हमारे को ना जोर लगाना पड़ता है, राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा करी है, ठीक है भाई। किसने घोषणा करी है, राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा करी है। ओके, ये महिलाओं को उड़ाने की अनुमति कब दी गई थी, देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। महिलाओं को फाइटर विमान उड़ाने की अनुमति कब दी थी, 2015 में फाइटर विमान, लड़ाकू विमान उड़ाने की क्या दी थी, अनुमति प्रदान करी थी, अनुमति प्रदान करी थी। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, 2015 में करी थी भाई। 2016 में इसके बाद 16 महिलाओं को लड़ाकू पायलट नियुक्त किया था। 2016 में कितनी महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही थी, तो 16 महिलाएं, कितनी महिलाएं भाई, 16 महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी मंजूरी प्रदान कर दी थी, ठीक है। ये भी आप लोगों को बहुत शानदार कमीशन है। अब इन्हें स्थायी कमीशन के लिए पात्र हैं, अब ये क्या है, स्थायी कमीशन के लिए पात्र हैं। किसके लिए भी, स्थायी कमीशन, इनको स्थायी कमीशन दिया जाएगा, परमानेंट कमीशन कह सकते हो आप इसको, स्थायी कमीशन दिया जाएगा। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए जो महिला पायलट है राफेल MiG-21, राफेल उड़ा रही है, राफेल MiG-21 उड़ा रही है भाई, ठीक है। सुखोई 30 भी यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, और MiG-29 भी यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, भारत की पहली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत की किस बेटी ने, भारत की पहली फाइटर विमान उड़ाने वाली जो बेटी थी, वो थी शिवांगी सिंह, भारत की पहली राफेल पायलट, शिवांगी भारत की पहली फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, भारत की पहली राफेल पायलट है भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राफेल पायलट, भारत की पहली शिवांगी सिंह राफेल पायलट है। राफेल कहां से लाया ये पता, राफेल को कहां पर लाया गया था, राफेल को गोल्डन जो एरो स्क्वाड्रन है, कहां पर आपका हरियाणा के अंदर, अंबाला के अंदर 17 गोल्डन जो स्क्वाड्रन है उसके अंदर इनको राफेल को लाया गया था, ये भी आप लोगों को पता है। शिवांगी सिंह जो पहली, और इसको गणतंत्र दिवस 2022 के गणतंत्र दिवस पर झांकी भी आपकी आई थी भाई, झांकी भी थी भाई, ठीक है, जिसे गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल भी किया गया। वर्तमान में 9000 से अधिक महिलाएं, कितनी 9000 से अधिक जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर 1992 में पहली बार, ये अच्छा क्वेश्चन है कि महिलाओं को मेडिकल के अलावा कब मतलब ड्यूटी करने की बात कही तो 1992 में पहली बार भाई, पहली बार क्या होता है, मेडिकल स्ट्रीम के बाहर सशस्त्र बल में शामिल किया गया था। मेडिकल यानी कि एएमसी में तो थी, 1992 में एएमसी से बाहर निकाल करके मतलब नॉर्मली सेना में, सशस्त्र बल सेना में शामिल किया गया, यानी कि लड़ाकू सेना में शामिल इन्हें कब किया गया था, ठीक है। और 2022 में इन्हें परमानेंट कमीशन की बात हमारे राजनाथ सिंह ने कह दी है, सरकार की तरफ से घोषणा कर दी है, ये भी आपकी निर्मला सीतारमण के बजट के अंदर शामिल थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बेटियों के लिए जितनी बात कहें उतनी कम है, ये देश का भविष्य है, देश के भविष्य तो भाई तुम भी हो, बहुत सारी बातें हैं। चलिए आज की जो क्लास है आपकी इतनी ही रहने वाली है, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, और बने रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से। आप प्यार दिखाएं ना दिखाएं, आप क्लास को शेयर करें ना करें, ठीक है, लेवल आ करें, उसमें बेइज्जती आप लोगों की भी है, केवल अकेले उज्जवल परिवार की नहीं है, हेमंत सर की नहीं है, बेइज्जती आप लोगों की कि आप इतनी मतलब उस चैनल को देख रहे हैं जिसको बहुत कम लोग देख रहे हैं, है ना, यही है। आप ही को बोल देगा कि यार इतने कम लोग देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों कंटेंट कंपेयर कर लेना, 2022 के जो एग्जाम है वो बताएंगे कि उज्जवल परिवार ने आपके साथ किस प्रकार की मेहनत करी है।
पेपरों में जब आप पेपरों को कथकली कराओगे ना, तब पता है या तो तुम कथकली करोगे पेपर देख करके, या तुम पेपर को कथकली कराओगे। ठीक है, अब बहुत को तो यही नहीं पता कथकली होता है, अरे डांस है, कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट, मिलते रहेंगे।